फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा तब तक मैं तुमसे मुझे क्षमा करने के लिए नहीं कहूंगा। अब आगे एपिसोड 27। आर्थर और क्विंसी मेरे साथ घर आए और हमने रास्ते भर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। हम बच्चे को सुरक्षित छोड़ आए थे और बहुत थके हुए थे, इसलिए हम सबने कुछ न कुछ नींद ली। 29 सितंबर रात डॉट लगभग 12 बजे से थोड़ी पहले हम तीनों, आर्थर, क्विंसी मॉरिस और मैं, प्रोफेसर को लेने गए। ये अजीब था कि हम सबने आपसी सहमति से काले कपड़े पहन रखे थे। आर्थर तो स्वाभाविक रूप से काले कपड़े पहने था क्योंकि वो गहरे शोक में था, लेकिन हम बाकी ने भी जैसे सहज ही ऐसा किया था। हम 1:30 बजे तक कब्रिस्तान पहुंच गए और इधर उधर टहलते रहे, अधिकारियों की नजर से बचते हुए, ताकि जब कब्र खोदने वाले अपना काम पूरा कर लें और चौकीदार ये समझकर कि सब जा चुके हैं फाटक बंद कर दे, तो वो स्थान पूरी तरह हमारा हो जाए। वैन हेल्सिंग अपने छोटे काले बैग के बजाय एक लंबा चमड़े का बैग लाए थे, जो किसी क्रिकेट बैग जैसा था। वो काफी भारी लग रहा था। जब हम अकेले रह गए और सड़क पर जाते कदमों की अंतिम आहट भी खत्म हो गई, तो हम चुपचाप, जैसे किसी तय योजना के अनुसार, प्रोफेसर के पीछे पीछे मकबरे तक गए। उन्होंने दरवाजा खोला और हम अंदर गए और उसे बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने बैग से लालटेन निकाली, जिसे जलाया, और 2 मोमबत्तियां भी निकाली, जिन्हें जलाकर उन्होंने उनके पिघले हुए सिरों से अन्य ताबूतों पर चिपका दिया, ताकि काम करने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल सके। जब उन्होंने फिर से लूसी के ताबूत का ढक्कन हटाया, तो हम सबने देखा आर्थर कांप रहा था और पाया कि शव अपनी पूरी मृत सुंदरता में वहीं पड़ा था। लेकिन मेरे दिल में कोई प्रेम नहीं था, केवल घृणा थी उस घिनौनी चीज के लिए जिसने लूसी का रूप तो ले लिया था, पर उसकी आत्मा नहीं। मैंने देखा कि आर्थर का चेहरा भी कठोर हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने वैन हेल्सिंग से कहा, क्या ये सच में लूसी का शरीर है या केवल उसके रूप में कोई दानव? ये उसका शरीर है, और फिर भी नहीं। थोड़ा ठहरो और तुम उसे वैसे देखोगे जैसी वो थी, और है। वो वहां पड़ी हुई किसी दुस्वप्न जैसी लग रही थी। नुकीले दांत, खून से सना वासनापूर्ण मुंह जिसे देखकर सिहरन होती थी। उसका पूरा रूप एक शैतानी उपहास जैसा था, लूसी की मधुर पवित्रता का। वैन हेल्सिंग ने अपनी आदत के अनुसार व्यवस्थित ढंग से अपने बैग से चीजें निकालनी शुरू की और उन्हें उपयोग के लिए तैयार रखा। पहले उन्होंने एक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर निकाला, फिर एक छोटा तेल का लैंप जो जलने पर नीली लौ के साथ तीव्र गर्मी देता था, फिर अपने शल्य चिकित्सा के चाकू, जिन्हें उन्होंने पास रखा, और अंत में एक गोल लकड़ी की खूंटी, लगभग 2.5 से 3 इंच मोटी और करीब 3 फीट लंबी। उसका एक सिरा आग में जलाकर कठोर और नुकीला बनाया गया था। इसके साथ एक भारी हथौड़ा भी था, जैसा घरों में कोयला तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे लिए, एक डॉक्टर के रूप में, किसी भी कार्य की तैयारी उत्साहवर्धक होती है, लेकिन इन चीजों का आर्थर और क्विंसी पर प्रभाव ये हुआ कि वे थोड़े घबरा गए। फिर भी उन्होंने साहस बनाए रखा और शांत रहे। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो वैन हेल्सिंग ने कहा, कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं। ये प्राचीन ज्ञान और उन सभी के अनुभव पर आधारित है जिन्होंने अमृत की शक्तियों का अध्ययन किया है। जब वे ऐसे बन जाते हैं, तो उनके साथ अमरता का श्राप आता है। वे मर नहीं सकते, बल्कि युग युग तक जीवित रहते हैं, नए शिकार बनाते हुए और संसार की बुराइयों को बढ़ाते हुए। जो भी अमृत के शिकार होते हैं, वे स्वयं अमृत बन जाते हैं और दूसरों का शिकार करते हैं। इस प्रकार ये चक्र फैलता जाता है, जैसे पानी में पत्थर गिराने से लहरें फैलती हैं। मित्र आर्थर, यदि तुमने वो चुंबन स्वीकार कर लिया होता जिसे तुम जानते हो, लूसी के मरने से पहले या फिर कल रात जब तुमने अपनी बाहें उसके लिए फैलाई थी, तो समय के साथ जब तुम मरते, तो तुम भी नोस्फेरातु बन जाते, जैसा कि पूर्वी यूरोप में कहा जाता है।
और तुम भी ऐसे अमृत बनाते जो हमें भयभीत कर रहे हैं। इस बेचारी स्त्री का जीवन अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नया एपिसोड अपलोड कर सकूं। अब चलते हैं कहानी में। जिन बच्चों का रक्त उसने पिया है वे अभी ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन यदि वो अमृत बनी रहती है तो वे धीरे धीरे अपना रक्त खो देंगे और उसकी शक्ति के कारण उसके पास आएंगे और वो अपने उस दुष्ट मुंह से उनका रक्त पीती रहेगी। लेकिन यदि वो सच में मर जाए तो ये सब समाप्त हो जाएगा। गले के छोटे छोटे घाव गायब हो जाएंगे और वे बच्चे बिना कुछ जाने फिर से अपने खेल में लौट जाएंगे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये होगा कि जब ये अमृत सच में मृत बना दी जाएगी तो उस स्त्री की आत्मा जिससे हम प्रेम करते हैं मुक्त हो जाएगी। वो रात में बुराई करने और दिन में और अधिक पतित होने के बजाय स्वर्गदूतों के साथ अपना स्थान लेगी। इसलिए मेरे मित्र, वो हाथ धन्य होगा जो उसे मुक्त करेगा। मैं ये करने को तैयार हूं। लेकिन क्या यहां कोई ऐसा नहीं है जिसका इससे अधिक अधिकार हो? क्या ये तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं होगी कि एक दिन जब रात में नींद ना आए तो तुम कह सको, मेरे हाथ ने उसे सितारों तक पहुंचाया। ये उस व्यक्ति का हाथ था जिसने उससे सबसे अधिक प्रेम किया, वही हाथ जिसे वो स्वयं चुनती यदि उसे चुनने का अवसर मिलता। मुझे बताओ, क्या यहां कोई ऐसा है? हम सबने आर्थर की ओर देखा। उसने भी वही देखा जो हम सबने, वो असीम दया जो ये सुझाव दे रही थी कि वही वो व्यक्ति हो जो लूसी को हमें एक पवित्र स्मृति के रूप में वापस दे। वो आगे बढ़ा और साहस के साथ बोला, हालांकि उसका हाथ कांप रहा था और उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था। मेरे सच्चे मित्र, अपने टूटे हुए दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैन हेल्सिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहादुर युवक, एक क्षण का साहस और सब समाप्त हो जाएगा। इस खूंटी को उसके दिल में ठोंकना होगा। ये एक भयानक परीक्षा होगी, इसमें कोई भ्रम मत रखना, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए होगी और इसके बाद तुम्हारी खुशी तुम्हारे दर्द से कहीं अधिक होगी। इस भयानक कब्र से तुम ऐसे बाहर निकलोगे जैसे हवा पर चल रहे हो। लेकिन एक बार शुरू करने के बाद तुम्हें रुकना नहीं है। बस ये सोचो कि हम, तुम्हारे सच्चे मित्र, तुम्हारे चारों ओर हैं और हर समय तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बताइए, आर्थर ने भारी आवाज में कहा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस खूंटी को अपने बाएं हाथ में लो और इसे दिल के ऊपर रखने के लिए तैयार रहो और हथौड़ा अपने दाएं हाथ में। फिर जब हम मृतकों के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे, मेरे पास यहां पुस्तक है और बाकी लोग भी साथ देंगे, तो ईश्वर के नाम पर प्रहार करना, ताकि उस मृत व्यक्ति के लिए सब कुछ अच्छा हो जिसे हम प्रेम करते हैं और ये अमृत समाप्त हो जाए। आर्थर ने खूंटी और हथौड़ा उठा लिया और जब एक बार उसने अपने मन को कार्य के लिए दृढ़ कर लिया तो उसके हाथ न कांपे और न ही जरा भी डगमगाए। वैन हेल्सिंग ने अपनी प्रार्थना पुस्तिका खोली और पढ़ना शुरू किया और क्विंसी और मैंने भी यथासंभव उनका साथ दिया। आर्थर ने खूंटी की नोक हृदय के ऊपर रखी और जब मैंने देखा तो उसके निशान को सफेद मांस में उभरते हुए पाया। फिर उसने पूरी शक्ति से प्रहार किया। ताबूत में पड़ी वो वस्तु मरोड़ खाने लगी और खुले हुए लाल होठों से एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली। शरीर कांपने लगा, फड़कने लगा और भयानक ऐंठन में मचलने लगा। उसके तेज सफेद दांत आपस में इस तरह भींच गए कि होंठ कट गए और मुंह लाल झाग से भर गया। लेकिन आर्थर जरा भी नहीं रुका। वो किसी देवता थॉर की प्रतिमा जैसा लग रहा था। उसका अडिग हाथ बार बार उठता और गिरता और वह दया से भरी उस खूंटी को और गहराई तक धंसाता जाता, जबकि छेदे गए हृदय से रक्त उफनकर चारों ओर फैल रहा था। उसका चेहरा दृढ़ था और उस पर उच्च कर्तव्य का प्रकाश झलक रहा था। ये दृश्य हमें भी साहस दे रहा था।
और हमारी आवाजें उस छोटे से मकबरे में गूंजने लगी। फिर शरीर का मरोड़ना और कांपना धीरे धीरे कम होने लगा। दांतों का भींचना थम गया और चेहरा स्थिर हो गया। अंततः वो बिल्कुल शांत हो गया। वो भयानक कार्य समाप्त हो चुका था। हथौड़ा आर्थर के हाथ से गिर गया। वो लड़खड़ा गया और यदि हमने उसे पकड़ न लिया होता तो गिर पड़ता। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गई थी और उसकी सांसें टूटी फूटी आ रही थी। ये सचमुच उसके लिए एक भयानक परीक्षा थी, और यदि वह किसी अलौकिक प्रेरणा से मजबूर न होता तो वो इसे कभी पूरा नहीं कर पाता। कुछ मिनटों तक हम इतने उसके बारे में चिंतित रहे कि हमने ताबूत की ओर देखा ही नहीं। जब हमने देखा तो हम सबके बीच आश्चर्य की एक धीमी आवाज उठी। हम इतने ध्यान से देखने लगे कि आर्थर, जो जमीन पर बैठा था, उठ खड़ा हुआ और पास आकर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्न चमक फैल गई, जिसने भय और उदासी को पूरी तरह मिटा दिया। अब ताबूत में वो घिनौनी वस्तु नहीं थी जिससे हम डरते और घृणा करते थे, बल्कि लूसी थी, वैसी ही जैसी वो जीवन में थी। उसके चेहरे पर अद्वितीय मधुरता और पवित्रता थी। ये सत्य था कि वहां उसके जीवन के कष्टों और पीड़ा के चिन्ह भी थे, लेकिन वे हमें प्रिय थे क्योंकि वे उसकी सच्चाई को दर्शाते थे। हम सबने महसूस किया कि उसके चेहरे और शरीर पर फैली वो पवित्र शांति जैसे धूप की तरह चमक रही थी, केवल इस बात का प्रतीक थी कि उसकी आत्मा अब सदा के लिए शांति में है। वैन हेल्सिंग आगे आए और उन्होंने आर्थर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, और अब आर्थर मेरे मित्र, प्रिय युवक, क्या मुझे क्षमा किया गया? उस भयानक तनाव के बाद आर्थर की प्रतिक्रिया सामने आई। उसने बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा, उसे अपने होठों से लगाया और कहा, क्षमा, ईश्वर आपका भला करे कि आपने मेरी प्रिय को उसकी आत्मा वापस दिलाई और मुझे शांति दी। उसने अपने हाथ प्रोफेसर के कंधे पर रखे और अपना सिर उनके सीने पर रखकर कुछ देर चुपचाप रोता रहा, जबकि हम सब स्थिर खड़े रहे। जब उसने सिर उठाया तो वैन हेल्सिंग ने उससे कहा, और अब मेरे बच्चे, तुम उसे चूम सकते हो। यदि तुम चाहो तो उसके मृत होठों को चूमो, जैसा वो स्वयं चाहती, यदि उसे चुनने का अवसर मिलता, क्योंकि अब वो कोई दुष्ट प्राणी नहीं रही, नहीं कोई घिनौनी वस्तु जो सदा के लिए शापित हो। अब वो शैतान की अमृत नहीं है, वो ईश्वर की सच्ची मृत आत्मा है, जिसकी आत्मा उनके साथ है। आर्थर झुका और उसने उसे चूमा, और फिर हम उसे और क्विंसी को मकबरे से बाहर भेज दिया। प्रोफेसर और मैंने खूंटी के ऊपर के हिस्से को काट दिया और उसका नुकीला सिरा शरीर में ही छोड़ दिया। फिर हमने उसका सिर काट दिया और उसके मुंह में लहसुन भर दिया। हमने शीशे के ताबूत को फिर से बंद किया, ढक्कन कसकर लगा दिया और अपना सामान समेटकर बाहर आ गए। जब प्रोफेसर ने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने चाबी आर्थर को दे दी। बाहर की हवा मधुर थी, सूरज चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति एक नए स्वर में गूंज रही हो। हर ओर खुशी, उल्लास और शांति थी, क्योंकि हम स्वयं एक बात से संतुष्ट थे और हमारी खुशी संतुलित होते हुए भी सच्ची थी। जाने से पहले वैन हेल्सिंग ने कहा, अब मेरे मित्रों, हमारे कार्य का एक चरण पूरा हो गया है और ये हमारे लिए सबसे कठिन था, लेकिन अभी एक बड़ा कार्य शेष है, उस व्यक्ति को ढूंढना जो इस सारे दुख का कारण है, और भी कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते। मैं तैयार हूं तुम्हें सब कुछ दिखाने और अपनी योजनाएं बताने के लिए। मित्र जॉन, तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। आज रात मैं एम्स्टर्डम के लिए जा रहा हूं, लेकिन कल रात वापस आ जाऊंगा और तब हमारी महान खोज शुरू होगी। लेकिन पहले मुझे बहुत कुछ कहना है, ताकि तुम जान सको कि क्या करना है और किससे डरना है। फिर हम अपनी प्रतिज्ञा को फिर से नवीनीकृत करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक भयानक कार्य है, और एक बार जब हम इस राह पर चल पड़े
तो पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ। आज आप सबके लिए एक सवाल है। अगर आपने अभी तक की कहानी देखी है तो बताइए कि इस कहानी में काउंट ड्रैकुला का घर कहां पर स्थित है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय।